प्यारे दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल यूजीसी नेट साहित्य दर्पण में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम एनटीए नेट की तैयारी हिंदी विषय से इस चैनल के माध्यम से कर रहे हैं। और इसकी पिछली वो वीडियो में मैंने कूट आधारित प्रश्नोत्तरी को दिया है, जिसका फीडबैक काफी कम मिला मुझे। मैंने ऐसा प्रश्न इसलिए लाया फ्रेंड्स, क्योंकि मुझे लगता है कि यदि आप मेरे साथ मेहनत करना चाहते हो तो क्यों ना हम रियल प्रश्नों पर मेहनत करें। हम रियल प्रश्नों पर वर्क करें, जैसा एनटीए हमसे प्रश्न पूछता है एग्जाम टाइम में, वैसे प्रश्नों को हम भी सॉल्व करें। ओके, तो यहाँ डरने की बात नहीं है फ्रेंड्स। आप बेझिझक अपने आंसर दीजिए, जैसा आपको लगता हो आप ऐसा आंसर दीजिए। यदि आपको डाउट है तो आप वहाँ पर कमेंट भी कीजिए कि मैम इसका डाउट है, इसका आंसर आप दीजिए, तो मैं वहाँ भी आपको फुल एक्सप्रेशन के साथ आंसर देने के लिए रेडी हूँ। ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है फ्रेंड्स कि ये मंच है सीखने और सिखाने का। यदि आप मुझसे जुड़े हो तो मैं भी आपसे तहे दिल से जुड़ी हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं वहां पर आपको रिप्लाई नहीं करूंगी। ओके, तो चलिए चलते हैं प्रश्नोत्तरी की ओर। आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन संस्मरण विधा की रचना है? तो यहाँ का नंबर है स्मृति कण, ख जिंदगी मुस्कुराई, ग है क्षण बोले कर्ण मुस्कुराए, और घ आखिरी चट्टान। मैं आपको यहाँ पर कूट में मैंने यहाँ पर लिया है। मैंने ऐसा इसलिए लिया है फ्रेंड्स, क्योंकि मैंने देखा कि जो एग्जाम में पूछा जा रहा है प्रश्न हूबहू ऐसा ही पूछा जा रहा है। तो मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करना चाहूंगी। मैं बता दूं फ्रेंड्स, ये जो स्मृति कण है ये संस्मरण विधा की रचना है। मैंने प्रश्न में ही लिया है कि कौन सी रचनाएं हैं जो संस्मरण विधा की हैं। तो स्मृति कण है जो संस्मरण विधा की है, 1959 में प्रकाशित हुई। जिंदगी मुस्कुराई भी संस्मरण विधा की रचना है, 1953 में प्रकाशित हुई। जो स्मृति कण है फ्रेंड्स, बता दूं, सेठ गोविंद दास की रचना है, और जिंदगी मुस्कुराई कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की रचना है। अब ये क्षण बोले कर्ण मुस्कुराए की बात करूं तो ये जो है वो रिपोर्टार्ज विधा की रचना है, पर ये किसकी है? ये भी कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की रचना है। आखिरी चट्टान किसका है? 1953 में प्रकाशित हुआ, ये मोहन राकेश का है, ये यात्रा साहित्य है। ओके, तो ये यात्रा साहित्य है, ये रिपोर्ट तर्ज है, और ये दोनों जो है संस्मरण विधा की रचनाएं हैं। ठीक है फ्रेंड्स, है ना? तो हमने इतना देख लिया। अब हम देखते हैं कि हमें पता है कि कौन कौन संस्मरण विधा की रचना है। तो हमने यहाँ पर देखा कि सबसे बड़ी बात है फ्रेंड्स, यदि आप यूजीसी नेट की प्रिपरेशन रियल में कर रहे हैं तो आप ये देखिए कि आप किन प्रश्नों को पहले हटाना है। पहले जो आंसर आपको लग रहा है कि नहीं है, आप श्योर हो, तो पहले आप उनको कट करना सीखो। हमने अभी देखा कि आखिरी चट्टान जो है मोहन राकेश का है, ये यात्रा साहित्य है ना? हमने ये देखा, तो हमने इसको कट किया। हमने देखा कि ये तो रिपोर्ट तर्ज विधा की है, इसको भी हमने कट किया। हमारा बचता है क और ख। तो हम देख रहे हैं कि क और ख सी नंबर पे है, तो ये हमारा हो गया राइट आंसर, यानी सी हमारा राइट आंसर हो गया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न बता दूं फ्रेंड्स, ये एग्जाम में पूछा गया था अभी 5 दिसंबर को, जो हमारा एग्जाम हुआ है यूजीसी नेट का, ये पूछा गया था। और मैं बता दूं 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि एग्जाम में न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग पूछे गए थे, वही मैंने हूबहू उतार लिए हैं। और 5 क्वेश्चन मैंने अन्य प्रीवियस ईयर प्रश्नों से लिए हैं। बेशक मैंने प्रश्नों के तरीके चेंज किए हैं। ओके, मैं चाहती हूँ कि यदि आप मेरे साथ जुड़े हो तो आप अपने सपने को साकार करो। तो चलते हैं प्रश्नोत्तरी की ओर। यहाँ दिया है समकालीन पत्रिका क्या है। सबसे पहले आपको यह देख लेना है कि समकालीन पत्रिका कहते किसे हैं। ठीक है, इसका आप मुझे एक थोड़ा सा बहुत सूक्ष्म में आप मुझे आंसर देना समकालीन पत्रिका का। यहाँ पर मैं आंसर पर चलती हूँ। तो मैं बता दूं फ्रेंड्स, ये जो बागार्थ है ये समकालीन पत्रिका है। आपको पता है प्रतीक पत्रिका अग्रसेन जी का है। ठीक है, हाँ, यदि बागार्थ की बात करूं तो बागार्थ पत्रिका एकांत श्रीवास्तव का है। प्रतीक अग्रसेन जी का है। दस्तावेज की बात करूं तो ये भी समकालीन पत्रिका है। ये दोनों कौन है? समकालीन पत्रिका है। वागार्थ और दस्तावेज। वागार्थ को हमने बता दिया एकांत श्रीवास्तव का है, और मैंने बता दिया दस्तावेज को विश्वनाथ प्रसाद तिवारी का है। ये दोनों जो है कहाँ जाती है? समकालीन पत्रिका में जाती है। अब बचता है ये प्रतीक बचता है और धर्मयुग। तो प्रतीक आपको पता है अग्रसेन जी की पत्रिका है। अब आप अग्रसेन जी के जन्म समय से आप पहचान ही सकते हैं कि प्रतीक जो है समकालीन पत्रिका की श्रेणी में नहीं आती है। और धर्मयुग किसका है? धर्मवीर भारती का। तो आप ये इनका भी आप, यदि इनका जन्म समय आपको याद है तो आप जन्म समय से 20-25 साल का को माइनस कर दीजिए। इनके 20-25 साल के वर्ष को या 30 साल के वर्ष को आप माइनस कर दीजिए, तो आप खुद समझ जाएंगे कि ये पत्रिकाएं समकालीन पत्रिकाओं की श्रेणी में नहीं आती हैं। इन दोनों को मैंने बता दिया कि समकालीन पत्रिका, और मैंने कहा है कि समकालीन को फ्रेंड्स आप छोटा सा सूक्ष्म आंसर मुझे देना। ओके,
तो हम देखते हैं कि हमारा जो क नंबर है और ग नंबर कहाँ पे मैच हो रहा है। तो हम देख लेते हैं क और ग हमारा यहाँ भी सी नंबर पे मैच हो रहा है, ये हमारा राइट आंसर है। ओके, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, ये बहुत इजी है फ्रेंड्स, इसका उम्मीद करती हूँ आप आंसर दे देंगे, पर चलो इसको मैं बता देती हूँ। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछती हूँ, अपभ्रंश का सबसे प्राचीन उदाहरण किस ग्रंथ में मिलता है? तो इसका राइट आंसर मैं बता दूं फ्रेंड्स, ख नंबर सही है। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में मिलता है अपभ्रंश का प्राचीन उदाहरण। मैं यहाँ आपको घुमाना फिराना नहीं चाहती। यहाँ पर यदि कूट में आता तो यहाँ का और खा है, गा और का और गा है, केवल खा केवल गा केवल घा। तो आपको पता है, मैंने पहले बता दिया कि भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में अपभ्रंश का प्रथम बार वर्णन हमें देखने को मिलता है। अपभ्रंश का जो प्रथम उदाहरण है तो यहाँ मिलता है। तो हमने देखा कि यहाँ पर केवल खा मैंने लिया है, डी नंबर हमारा राइट आंसर है। अब बहुत इजी क्वेश्चन है जिसका आंसर फ्रेंड्स आप देना, ठीक है, आप देना कि लाक्षणिक पदावली का प्रयोग खड़ी बोली में कब अधिक हुआ? लाक्षणिक पदावली का प्रयोग खड़ी बोली में कब अधिक हुआ? किसके युग में अधिक हुआ? भारतेंद्र युग में, द्विवेदी युग में, छायावादी युग में या प्रगतिवादी युग में? ये भी प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है, ये प्रीवियस ईयर से इसको मैंने लिया है। तो यहाँ पर आप यहाँ पर देख लेना, यहाँ पे आप प्रश्न देख पा रहे हो, यहाँ पे आप आंसर देख पा रहे हो, यहाँ पे आप कूट में आंसर भी ऑप्शन देख पा रहे हो। तो यहाँ दिया है क और ग, का ख गा घा, केवल द्विवेदी युग यानी ख नंबर, केवल ग नंबर। तो कौन सा राइट होगा आप इसका बताना, ठीक है। यहाँ पे आप अपने प्रश्न देख लिया, वीडियो पॉज करके यहाँ पर आपने प्रश्न के ऑप्शन भी देख लिए, यहाँ पर आपने कूट में दिए गए ऑप्शन भी देख लिए, ठीक है फ्रेंड्स, कूट में दिए गए ऑप्शन भी देख लिए। अब आप बताना कि इसका राइट आंसर क्या होगा। आगे चलते हैं, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, बता दूं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। यहाँ बेशक मैंने 4 ऑप्शन लिए हैं, इन 4 ऑप्शन में से कम आप इतने में ही 10 प्रश्नों को आज आप सिर्फ एक ही प्रश्न में कम से कम 6-7 प्रश्नों को आप अभी ढूंढ पाओगे। चलिए प्रश्न को चलते हैं। प्रश्न दिया गया है कि निम्न में से आपको असत्य कथन का चयन करना है। कौन है जो असत्य कथन है? तो पहला दिया गया है क नंबर, हिंदी साहित्य का आदिकाल है, जो कि डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी का है, ठीक है। फिर हमने देखा कि हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास गणपत चंद्र गुप्त का है। फिर यहाँ पर भी दिया गया हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, फिर दिया गया हिंदी साहित्य का आदिकाल। यहाँ से प्रश्न बनते ही मैं आपको बता दूं, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। यहाँ पर मैं थोड़ा सा अब एक्सप्लेन करना चाहूंगी कि जो हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास है, ये तो सही है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा का है, ये सही है। और हमें असत्य कथन का चूज करना है। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त का ही है, ये भी सही है फ्रेंड्स। बता दूं इसको 2 भागों में बांटा गया है, इसका प्रथम और द्वितीय भाग दोनों ही 1965 में प्रकाशित हुआ, ठीक है। अब बात करती हूँ हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, तो ये गलत है, ये असत्य है, ये सुमन राजे का नहीं है, ये डॉक्टर बच्चन सिंह का है, जो कि 1996 में प्रकाशित हुआ, ठीक है। हिंदी साहित्य का जो दूसरा इतिहास है किसका है? डॉक्टर बच्चन सिंह का है, इनका नहीं है, सुमन राजे का, 1996 में प्रकाशित हुआ। फिर बात करूं हिंदी साहित्य का आदिकाल, तो इससे भी आप अवगत हैं, ये डॉक्टर नगेंद्र का नहीं है। ये किसका है? हिंदी साहित्य का ये किसका है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, हिंदी साहित्य का आदिकाल, ठीक है। तो डॉक्टर नगेंद्र ने क्या लिखा है? डॉक्टर नगेंद्र ने लिखा है हिंदी साहित्य का इतिहास, जो कि बहुत ही फेमस है, 1973 में प्रकाशित हुआ, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमने ये देखा। फिर बता दूं ये सुमन राजे का ये क्यों नहीं है, ये हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, क्योंकि सुमन राजे ने क्या लिखा है? हिंदी साहित्य का आधा इतिहास 2003 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। तो आप बहुत अच्छे से याद रखना कि किसने हिंदी का वैज्ञानिक इतिहास लिखा, किसने हिंदी का आलोचनात्मक इतिहास लिखा, किसने हिंदी का दूसरा इतिहास लिखा, किसने हिंदी का आधा इतिहास लिखा, क्योंकि फ्रेंड्स ऐसा एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है, ठीक है। ये वाले प्रश्न कई बार रिपीट हुए। तो हम देखते हैं कि हमारा असत्य कथन कौन सा है। तो हम देख रहे हैं ग और घ जो है वो हमारा असत्य है। तो ग और घ हमें कहाँ पर मिल गई? ये देखिए बी नंबर पे हमें मिल गए ग और घ नंबर, तो ये हमारा राइट आंसर हो गया। अगले प्रश्न की दृष्टि से काव्य कृतियों का हमें सही अनुक्रम लगाना है। ये भी प्रीवियस ईयर का रिपीट क्वेश्चन है, और ये कम से कम बता दूं फ्रेंड्स 20 बार से ज्यादा रिपीट प्रश्न हो चुका है, ठीक है। यहाँ पर हमें चुनना है सही अनुक्रम में कृतियों को कि सबसे पहले कौन आता है। तो बता दूं, मैं राइट आंसर बता दूं आपको, ग सही है। पहले आंसू आता है, 1925 में प्रकाशित हुआ, जयशंकर प्रसाद जी का है। पल्लव का प्रकाशन वर्ष 1928 में है, पंत जी का है।
स्वप्न जो है 1929 में रामनरेश त्रिपाठी का है, और साकेत की बात करूं तो साकेत महाकाव्य गुप्त जी का है, जो कि 12 सर्गों में विभाजित है। ठीक है, तो ग नंबर इसका राइट आंसर है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है कि बुद्ध के जीवन चरित्र को आधार बनाकर लिखा गया नाटक मुक्ति पथ किस नाटककार का है? तो इसका मैं राइट आंसर बता दूं फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर खा सही है उदय शंकर भट्ट का। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, इसका आंसर फ्रेंड्स आप देना, ठीक है, क्योंकि ये भी एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुका है, तो आपने यदि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किया है तो आप इन आंसरों को कर पाएंगे। तो ये भीष्म साहनी जी की नाट्य कृतियां हैं, आपको बताना है कौन कौन सी जो भीष्म साहनी की नाट्य कृतियां हैं। कबीरा खड़ा बाजार में 1981 ईस्वी, मुआवजे 1993 ईस्वी, कर्फ्यू 1972 ईस्वी और आलमगीर 1999 ईस्वी। अब हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर प्रश्न है और यहाँ पर आपको कूट में आंसर भी दिए गए हैं, आप दोनों को देख रहे हैं फ्रेंड्स, आप इसको देख लेना, इसका राइट आंसर कौन होगा, ठीक है, आप देख लेना, कमेंट बॉक्स में जवाब देना। यदि आप श्योर हो तो बहुत अच्छा है, नहीं श्योर हो तो फिर तो यूजीसी नेट साहित्य दर्पण आपके साथ तो है ही, है ना। अब चलते हैं इस प्रश्न की ओर, ये तो और भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि फ्रेंड्स ये जो प्रश्न है न्यू टॉपिक के माध्यम से इसको मैंने लिया है। हमारा इकाई 2 में न्यू टॉपिक ऐड हुआ है, हिंदी साहित्य, हिंदी का लोक रंगमंच और नुक्कड़ नाटक, ठीक है, ये न्यू टॉपिक ऐड हुआ है, हिंदी का लोक रंगमंच और नुक्कड़ नाटक। और बता दूं जितने भी टॉपिक हिंदी में न्यू ऐड हुए हैं, हमारे यूजीसी नेट ने जो नया पैटर्न हमें दिया है पाठ्यक्रम, जितने भी न्यू ऐड हुए हैं सबसे प्रश्न पूछे गए हैं, मैंने जो एनालाइज किया तो सभी से प्रश्न आए हैं। तो इसका है कि रंगमंच के पीछे का भाग क्या कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर इस का सही है नेपथ्य, ठीक है, रंगमंच के पीछे का भाग क्या कहा जाता है, तो का सही है नेपथ्य कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, ये हमारा अंतिम प्रश्न है। यदि आपको ये क्लास फ्रेंड्स पसंद आ रही है तो प्लीज प्लीज आप मुझे जरूर बताना, क्या मैं और इससे भी ज्यादा प्रश्नोत्तरी लेकर आऊं, मैं ऐसे ही प्रश्नोत्तरी लेकर आऊं, या फिर मैं वन लाइनर प्रश्नोत्तरी लेकर आऊं, ठीक है। तो हमने देखा प्रश्न दिया गया है, किस नाटककार ने नाटकों के माध्यम से हिंदी को लोकप्रिय बनाया और पारसी रंगमंच का विरोध किया। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स आप बताना, ठीक है, इसका राइट आंसर 10 का आप ही बताना, क्योंकि ये इजी क्वेश्चन है और इस प्रश्न से आप सभी लोग अवगत हैं। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। आपको आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि आप लोग वीडियो को लाइक भी करते हैं तो मुझे बहुत पसंद आता है फ्रेंड्स। और वीडियो के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।